जहां बात बात पर गोली छेद दी जाती है कपार में, समझ लो एंट्री हो चुकी है बिहार में। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं तौसीफ बादशाह के। वो शूटर जो सबसे पहले आगे बढ़कर चंदन मिश्रा को उसने अस्पताल के अंदर गोली मारी। उसे पता था कि बिहार पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अगर अब तक यूपी पुलिस होती तो एनकाउंटर हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि बिहार पुलिस उसे ना पकड़ सकती है ना उसे कुछ बिगाड़ सकती है, और इसलिए हर वक्त उसने अपना चेहरा दिखाया। खुद उसने अपने ट्विटर हैंडल के बायो पर क्या लिखा है, तस्वीर देखिए। नाम से शहर डोलता है, यहां हम नहीं अखबार बोलता है। मतलब इसे पता था कि जब वो शूट आउट करने जा रहा है तो उसकी जो तस्वीरें हैं हर कोई देखेगा, उसके वीडियोस यूट्यूब न्यूज चैनल हर जगह चलेंगे और हर किसी को उसके नाम से, उसके चेहरे से डर लगना चाहिए। खुद जहां पे उसने शूट आउट किया उस अस्पताल के बाहर खड़े होकर वो रील बनाता और कहता है कि जब शेर को भूख लगती है तो घास फूस नहीं खाता, वो अपना खाना ही खाता है। और एक ऐसा रील बनाकर वो बिहार पुलिस को बार बार चैलेंज कर रहा था। और यहां तक कि जब हम कुंडली खंगाल रहे थे तौसीफ की, तो बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी जो इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए जो तौसीफ के जो बॉस हैं। बॉस कौन? शेरू। शेरू को कहा जाता है AK-47 बबुआ। AK-47 बबुआ कहने के पीछे जो तस्वीरें आई हैं, क्योंकि जो शेरू है उसे AK-47 जैसी बड़ी बड़ी राइफल का शौक है। और यहां तक कि जो शेरू है जिसने चंदन मिश्रा को अस्पताल के अंदर मौत के घाट उतराया, उसकी अंदर की पीछे की थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं। पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। दरअसल जब जज कोर्ट के अंदर, बक्सर कोर्ट के अंदर दोनों को उम्र कैद की सजा सुना रहे थे, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को लगता है कि हम तो दबंग हैं, हम तो बहुत बड़े गुंडे हैं बिहार के, ये जज साहब हमें कैसे उम्र कैद की सजा दे सकते हैं। दोनों आसपास जितने पुलिस वाले खड़े थे उनसे झगड़ना शुरू करते हैं और उसी में से इनका एक का जो हथियार था या पिस्टल था उसे निकालते हैं और भरे कोर्ट के अंदर पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते हैं। एक क्लर्क भी जो गंभीर रूप से घायल होता है। तब जो निचली अदालत है, जिस अदालत में उन्होंने इसे हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस अदालत ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। लेकिन हाई कोर्ट में मामला जाते जाते ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी जाती है, फांसी की सजा से छोड़ दिया जाता है। सोचिए अगर उस रोज निचली अदालत ने फांसी की सजा दी होती तो अब बिहार से जो ये तस्वीरें जो आ रही हैं सामने वो नहीं आती। लेकिन बात करेंगे कि किस तरीके से चंदन मिश्रा और जो शेरू है, जो बॉस है तौसीफ का, तौसीफ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इनकी दोस्ती होती है। और ये दोस्ती क्रिकेट के बैट बॉल से शुरू हुई थी और पटना से 150 किलोमीटर दूर ये कहानी शुरू हुई। और किस तरीके से ये जो दुश्मनी है पटना के बीचों बीच एक ऐसे पॉइंट पर जहां से पुलिस स्टेशन, जहां से बड़े बड़े जो महकमे हैं आसपास थे, बावजूद इसके जो शेरू के जो लड़के थे उन्होंने ठेंगा दिखाया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम बिहार पुलिस के नाक के नीचे से उनको गोली मार देंगे, लहराएंगे ना, मुंह पर मास्क लगाएंगे, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और इसीलिए बिहार पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने अपना काम तो किया ही किया। लेकिन जब हम उनकी कुंडली खंगाल रहे थे तो जिस जेल में, जिस बेऊर जेल में जो चंदन मिश्रा कैद थे, हम उस जेल के बारे में थोड़ी सी कुंडली खंगाले तो हमें पता लगा कि जो वहां के अधीक्षक है उन्हें हाल ही में वहां से निकाला गया है। किस लिए निकाला गया है? क्योंकि करप्शन कर कर कैदियों से पैसे लेते थे। कई स्मार्टफोन भी मिले हैं और पता लगा है कि उनके 8 जो ठिकाने हैं वहां पर उन्हें जो बिहार की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या EOU है उसने रेड मारकर बहुत सारी ऐसी चीजें जब्त की हैं, जिससे साफ तौर पे पता लग रहा है कि बेऊर जेल की जो अधीक्षक थे, जो 1 महीने पहले तक थे, उनकी जितनी सैलरी मिल रही है उससे कई गुना तो उनके पास संपत्ति थी, फॉर्च्यूनर कार तक थी उनके पास। और कई सोने चांदी तो आप छोड़ ही दीजिए, जमीन के कागजात छोड़ दीजिए, इतनी महंगी महंगी चीजें थी। जब ये सारी चीजें हमने पढ़ी तो हमें लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। और आज आपको डॉक्यूमेंट में, जो हम कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे ताकि आप सब भी पढ़ सकें और जान सकें कि बिहार के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो जिस तरीके से बिहार में गैंग वॉर शुरू हुई है, उससे
काबू करने के लिए बिहार पुलिस को यूपी पुलिस का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आखिर किस तरीके से यूपी में जो एक समय में गैंगवॉर का बोलबाला बोला जाता था वो कैसे काबू में आया, कैसे जो गैंगस्टर हैं उन पर लगाम लगाई गई। ये एक तरीके से बिहार पुलिस को समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में बिहार से तमाम तरीके की खबरें सामने आई हैं, सुपारी के रिंग को लेके आए दिन रोड पर बदमाश मार रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और ये जो गैंग वॉर है अगर इसके पीछे की आप चीज़ें समझेंगे, जैसे कि अभी शेरू और चंदन मिश्रा की भी बात हुई, तो आपने तमाम ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, चाहे वो लॉरेंस से रिलेटेड हो, चाहे और भी गैंगस्टर से हो। जो गैंग वॉर शुरू होती है या जो गैंगस्टर होते हैं वो शुरुआत में सारे दोस्त ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबको लगता है कि हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा अखबारों में नाम आना चाहिए, हम लीडर होने चाहिए, और इन्हीं सब की चीज़ों में छोटे छोटे गैंग बनने शुरू होते हैं और फिर शुरू हो जाती है गैंग वॉर। लेकिन आज आपको इस डिकोडिंग क्राइम में सबसे पहले 12 मिनट की एक फिल्म दिखाएंगे। 12 मिनट की ऐसे फिल्म जो बिहार पुलिस की पोल खोल कर रख देगी। 12 मिनट का एक ऐसा सीक्वेंस आज आप देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे बिहार पुलिस के आसपास ही, उनकी चौकी के आसपास ही प्लानिंग हो रही है, साजिश की जा रही है। हथियार लेकर जो बंदूकधारी ये हत्यारे हैं निकल रहे हैं, अस्पताल में घुस जाते हैं और गोलियां चला देते हैं। ये 12 मिनट की क्लिप से आप समझिए किस तरीके से बिहार पुलिस की जो गलती है वो अब पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने आई है। 17 जुलाई का दिन था और समय आप देखिए 7:13। अब आपकी स्क्रीन पर एक सीसीटीवी तस्वीर चल रही है। इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि सुबह सुबह का वक्त है, ज़्यादा चहल पहल नहीं है और सड़क गीली दिखाई दे रही है, यानी कि हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हुई है। अब इसी दौरान आप देखिए कि इस कैमरे में अचानक से आपको 2 लड़के हैं वो दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ने हेलमेट पहना है और दूसरा बिना हेलमेट के है। इसके बाद दोनों जो लड़के हैं वो सड़क के दाईं ओर रुके हुए हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं। तभी दूसरी तरफ से 4 और लड़के उनके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर लगभग 2 मिनट के आसपास इनकी बातचीत होती है, यानी 7:15 तक। अब यहाँ गौर करिएगा, जिस लड़के ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है ये वही लड़का है जो माफ़ करिएगा, जो बिहार पुलिस को दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं जो चाहे बिहार में कर सकता हूँ, कभी भी किसी को मार सकता हूँ। उसकी आंखें बेखौफ हैं और वो बिहार पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है कि मैं मुँह दिखाकर आपके सामने ये काम कर रहा हूं, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अब इसके बाद 7:15 पर ये जो 6 लड़के थे ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं और निकल जाते हैं सीधे पारस हॉस्पिटल की तरफ, जो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। अब जाने के बाद करीब 7:23 के आसपास कहा जा रहा है कि जो ये घटना है, जो वारदात है, उसको अंजाम दिया जाता है। ये लोग सीधे अस्पताल में पहुंचते हैं, जिसकी सीसीटीवी तस्वीर आप सबने देखी ही थी कि अस्पताल में किस तरीके से सबसे पहले जो लड़का चल रहा है, जिसका जो चेहरा है पूरा दिख रहा है, ये वही तौसीफ है जिसका शुरुआत में दीपक ने आपको बताया कि ये रील बनाकर जो बिहार पुलिस है उसको चैलेंज कर रहा है। और देखिए ना, इसने मीटिंग करते वक्त अपने चेहरे को ढका था और जैसे ही अस्पताल कमरा नंबर 209 में दाखिल हो रहा है उस वक्त भी सबसे पहले पिस्टल निकालता है और इसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है, कोई भी इसको ज़रा सा भी ये नहीं है, खौफ नहीं है कि कल को ये पकड़ा जा सकता है। अपना चेहरा बेखौफ दिखा रहा है। और इसके बाद इसके पीछे जो इसके और भी लड़के थे सारे अंदर शामिल होते हैं, शूट आउट होता है। चंदन मिश्रा जो खुद एक गैंगस्टर हैं उन पर गोली चलाई जाती है और इसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ तक की तस्वीर आपने देखी। अब इसके बाद एक और तस्वीर देखिए, बाइक पर बैठकर कैसे ये लोग जो बंदूक है उनको लहराते हुए जश्न मना रहे हैं। और फिर 7:25 पर एक वीडियो और देखिए सीसीटीवी का। यहाँ पर आपको फिर दिखाई देगा, एक गली दिख रही है, सड़क अभी भी गीली है, यानी बारिश का ही मौसम है। और ऐसे में इस कैमरे के अंदर आपको एक लड़की आती हुई दिखाई दे रही है जो स्कूल ड्रेस में है, यानी कि वो बच्ची स्कूल जा रही है। अब अचानक से उसके बगल से बाइक पर कुछ लोग गुजरते हैं जिनके हाथ में तमंचे हैं। अब जैसे ही वो गुजर जाते हैं लड़की थोड़ा डरती है और फिर लड़की को, जहाँ पर वो लड़की खड़ी उसे दिखाई देता है कि दूर कुछ ऐसी अनहोनी या कोई डाउटफुल चीज़ दिखती है। इसके बाद वो लड़की देखिए, बगल में एक घर बना हुआ है जिसके पीछे, जिसकी जो दीवार है उससे पीछे सट कर वो थोड़ी घबरा रही है, डर रही है। उसे लग रहा है कि आखिर उसने ये चीज़ें क्या देख ली। और तभी कुछ देर जब लड़की वहाँ पर खड़ी रहती है तभी एक बाइक फिर से गुजरती है और वो वही लोग थे जो चंदन मिश्रा को पारस अस्पताल में मारने के बाद सेलिब्रेशन करके जश्न मनाकर निकल रहे थे, अपने हाथों से तमंचे को लहरा रहे थे। और लड़की ये चीज़ देखती है, वो कुछ देर खड़ी रहती है, उसे डर भी लगता है। लेकिन फिर जब
रास्ता साफ होता है, दोनों बाइकें निकल जाती हैं, तब लड़की भी अपने रास्ते चली जाती हैं। तो आपको मैंने करीब करीब 7:13 से 7:25 के सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिससे बिहार पुलिस की जो पोल है वो खुलती है कि किस तरीके से वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है। क्योंकि अगर हम साफ तौर पे बात करें तो बताया जा रहा है कि जहां पर पारस अस्पताल है उसके आसपास के इलाके में कई सारी पुलिस चौकियां पड़ती हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वो भी करीब करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वहाँ से है वो करीब करीब बताया जा रहा है कि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक जो चौकी है पुलिस की उसका जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर के आसपास है। तो सोचिए, पारस अस्पताल में जब ये इस हत्याकांड को अंजाम देकर निकलते हैं और जिस तरह से सड़कों में घूम रहे हैं, सड़कों में ये तमंचा लहरा रहे हैं, तो सोचिए उसी रेडियस के आसपास का मामला है जहाँ पर पुलिस चौकियाँ हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है पुलिस का हेडक्वार्टर भी है बिहार पुलिस का, जो लगभग बताया जाए, अगर आप डिस्टेंस देखेंगे मैप में तो 2 किलोमीटर दिख रहा है, और वहाँ पर जो लोकल्स रहते हैं उनके मुताबिक लगभग 1.7 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। अब सोचिए, बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर, यानी कि कितनी तगड़ी वहाँ पर सुरक्षा होगी, कितना ज़्यादा पुलिस प्रशासन होगा, जो कांस्टेबल्स हैं, जो सिपाही हैं वो तैनात होंगे, और उन्हीं के रेडियस में इस तरीके से एक वारदात हुई। अस्पताल में खुलेआम लोग घुस जाते हैं, 5 लोग, एक लड़का बाहर ही खड़ा रहता है, 5 अंदर घुसते हैं, गोली चलाकर बाहर आते हैं, और फिर बाद में अपनी उन चीज़ों की नुमाइश भी करते हैं वो लोग। तो ये कितना बड़ा सवाल है बिहार पुलिस पर। जब बिहार पुलिस पर सवाल करते हैं तो कहा वो सीधे तौर पर जो आरोप है वो किसानों पर मढ़ देते हैं। अब बात करते हैं दोस्ती और दुश्मनी की। इस पूरी वारदात में, हत्याकांड में सबसे पहले नाम आ रहा है शेरू गैंग का। अब ये शेरू गैंग है कौन और शेरू कौन है? जैसा कि दीपक ने आपको शुरुआत में बताया कि जो तौसीफ है उसका बॉस, उसका आका है शेरू। लेकिन ये जो शेरू है ये किसी ज़माने में चंदन मिश्रा का बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा, एकदम आप यूँ समझिए करीबी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और किस तरीके से, क्योंकि जो चंदन मिश्रा हैं वो एक तरीके से मुखिया के इकलौते बेटे थे। बचपन में उनका मन करता था कि वो पढ़ाई करें, ठीक ठाक उनकी पढ़ाई भी हुई। अब ऐसे में जो चंदन मिश्रा है उसको क्रिकेट खेलने का शौक था। अब बिहार के बक्सर ज़िले में सिमरी गांव पड़ता है, वहाँ पर ये निकल कर अपने दोस्त यारों के साथ क्रिकेट खेलते थे। धीरे धीरे गली मोहल्ले से और भी आपस के लोग जुड़ने लग गए। तो ऐसे में जो शेरू सिंह है वो भी इनकी पार्टी से जुड़ा, एक तरीके से इनके ग्रुप से जुड़ा, क्रिकेट खेलने लग गए। कभी कभार पैसों पर भी बातचीत होती, जैसे लड़कों में लगता है, मान लीजिए पैसों पर बात हो गई कि आज हम इतने जीतेंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, इस तरह से क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। क्रिकेट खेलते खेलते चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक तरीके से बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। अब होता दरअसल ये है कि उसी क्रिकेट खेलने के दौरान साल 2009 में अनिल सिंह नाम का एक शख्स था जिसके साथ इनका विवाद हो जाता क्रिकेट को लेकर, और फिर दोनों के दोनों, यानी जब दोनों दोस्त बन गए थे शेरू सिंह और चंदन मिश्रा, तो दोनों अनिल सिंह पर गोली चला देते हैं, उसे मार देते हैं। और उस वक्त दोनों नाबालिग थे तो इन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया। अब बाल सुधार गृह भेजने के बाद जब इनका वक्त पूरा होता है 1-1.5 साल, तभी बाहर निकल कर भी आते हैं। अब बाहर निकलने के बाद इन्होंने एक मर्डर कर दिया था। अंदर ये कई ऐसे लोगों से मिले, इन्हें पता लगा कि अरे जुर्म की दुनिया तो बहुत बड़ी है, उसमें जाएंगे तो बहुत नाम होगा। बाहर आने के बाद ये धीरे 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 अपनी गैंग बनाना शुरू करते हैं। ये पहले काम को समझते हैं कि अगर आपको जुर्म की दुनिया में उतरना है तो शुरुआत किससे करनी है। इन्हें समझ में आता है कि सबसे पहले किडनैपिंग करो, लोगों से वसूलना शुरू करो, दुकानदारों से, शराफा बाजार वालों से, इन सबसे जितनी वसूली कर सकते हो करो। इन्होंने वो सारे काम शुरू किए और फिर धीरे धीरे दोनों एक तरीके से लीडर बने, अपनी गैंग बनी, अपनी गैंग में नए नए लड़कों को भर्ती किया और तमाम तरीके के बड़े बड़े जो वारदात हैं उन्हें अंजाम दिया। ऐसे में कई बार 2011 में नौशाद हत्या हुई थी, वो भी इन्होंने कराई थी। एक व्यापारी की हत्या की गई थी, वो भी इन्होंने कराई थी। 2011 में जेल के एक क्लर्क को मार दिया था, वो भी शेरू और चंदन ने ही किया था। इसके अलावा 2011 में चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या में भी इन लोग का नाम शामिल था। और ऐसे करते करते तमाम तरीके की जब इन्होंने हत्याएं की, तो 21 अगस्त 2011 को जब इन्होंने जो हत्या की थी उसको लेकर चंदन और शेरू दोनों ही अरेस्ट भी हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद फिर से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद कुछ पैसों को लेकर इनकी अनबन होती है। पैसों को लेकर जो छोटी मोटी खटपट हुई वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब शेरू को लगा कि उसको अपना अलग गैंग बनाना चाहिए, चंदन को लगा कि उसे अपना अलग गैंग बनाना चाहिए, और चंदन और शेरू में इसी बात को लेकर लड़ाई होती है। दोनों अलग होते हैं और दोनों अपना अपना नया गैंग बना लेते हैं और उसमें अपने पसंद के जो लड़के हैं उन्हें शामिल करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों लड़के चंदन और शेरू जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे, अब एक दूसरे को मार मिटने पर उतारू हो गए हैं। यानी कि अब कैसे भी करके चंदन को शेरू को मारना है, शेरू को चंदन को मारना है। लेकिन इधर एक और व्यापारी की हत्या हो जाने के बाद दोनों फिर से पकड़े जाते हैं और इस बार ये लंबा फंसते हैं। फंसते इस कदर है कि जब कोर्ट, ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जो शेरू है
उसको सुना दी जाती है फांसी की सज़ा और जो चंदन है उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बिगड़ती हैं। अब ये दोनों जेल में बैठकर एक दूसरे के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। प्लानिंग इस कदर होती है कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं और इसीलिए जो पूरा अभी जो केस चल रहा है जिसमें तौसीफ बादशाह, जिसे बताया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, उसने ये सब कराया, तो उसके पीछे हाथ माना जा रहा है शेरू गैंग का, यानी शेरू का, कि उसने ही अपने पुराने दोस्त यानी कि जो बेस्ट फ्रेंड रहा उसका एक समय पे चंदन मिश्रा, उसको मरवाने के लिए तौसीफ से कहा, पूरी प्लानिंग बनाई जेल में बैठकर। और जब वो अपना इलाज कराने के लिए गया, आज 18 जुलाई की अगर हम बात करें तो आज उसका पेरोल खत्म हो रहा था चंदन मिश्रा का, उसे वापस बेऊर जेल में जाना था, लेकिन 17 जुलाई को पूरी वारदात को अंजाम देकर मर्डर कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि ये जो अपराधी हैं, जैसा दीपक ने आपको एक शुरुआत में वीडियो दिखाया था कि पारस हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ा होकर जो तौसीफ है वो वीडियो बना रहा है और उसने रील भी अपलोड की है। तो ऐसे में इन शख्स को, जितने भी आरोपी थे, जो भी शूटर्स थे, इन्हें पता था, इन्होंने रेकी कर रखी थी, इन्हें पता था कि पारस हॉस्पिटल में बंदूक लेकर बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। और इन्हें ये तक पता था कि जो कमरा नंबर 209 है, जिसमें पारस हॉस्पिटल का जो कमरा नंबर 209 है जिसमें चंदन मिश्रा ठहरे हुए हैं, वहाँ पर लॉक नहीं है, वो लॉक भी ख़राब है। इन्हें सारी चीज़ें पता थी और इसीलिए बड़ी ही खौफ ज़दा होकर, बेहद खौफ, इनकी आंखों में कोई डर नहीं था और बहुत ही आराम से ये उस रूम तक पहुंच जाते हैं और गोलियां चला देते हैं। अब आप जानिए कि किस तरीके से जो बेऊर जेल है वो बदनाम है और इसके साथ साथ जो शूटर है, जिसकी बार बार बात कही जा रही है कि बहुत ही बेखौफ है, वो बिहार पुलिस को चैलेंज देना चाहता है, तो आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो बिहार में नया लीडर बनना चाहता है? क्या वो चाहता है कि शेरू गैंग, चंदन गैंग, जिस तरीके से बिहार में नए नए गैंग जो अब सुनने में आ रहे हैं, क्या वो भी अपना एक नया गैंग खड़ा कर रहा है, या सच में इस पूरी वारदात के पीछे शेरू गैंग का ही हाथ है? देखिए, हर गैंग के मेंबर को लगता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए। और प्रमोशन कैसे हो सकता है? प्रमोशन ऐसे हो सकता है कि भैया जी का खौफ होना चाहिए। जिस तरीके से शेरू और जो चंदन मिश्रा ने अपना नाम खाम बहुत कमाया अपने वक्त में, अब जो उनके लड़के हैं उन्हें लग रहा है कि कब तक भैया जी के अंदर काम करना है, भैया जी के लिए करना है, लेकिन भैया जी के रहते रहते ही हमें इस तरीके से अपना डर और खौफ पैदा करना है कि जिससे हर कोई उनकी बात समझे, माने, एक अपना गैंग तैयार कर लें। तौसीफ बादशाह ये अपने आप को एक नया किंग मानने लगा है और इसलिए उसकी जो आंखें हैं, जो उसके तेवर हैं, वो कहीं से भी आपको देखकर नहीं लगेगा कि कोई आम शूटर है जिसे हर किसी से डर लग रहा है। बेखौफ कपड़े पहनने का जो स्टाइल है उसका, बिल्कुल किसी यंगस्टर जैसे, महंगे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, हर चीज उसकी इस तरीके से शौकिया जो चीज है वो कहीं से भी किसी आम गैंगस्टर, आम शूटर के नहीं लगते हैं। कहा यह जाता है कि बिहार में अगर आपको किसी को मरवाना है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए तो 20,000 रुपए से वो शुरू हो जाता है रेट लिस्ट, और ये रेट लिस्ट पहुंच जाती है 10 लाख रुपए तक। मतलब जिसकी जैसी औकात, वो उतने पैसे देकर बिल्कुल ऐसा क्राइम करवा सकते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। हम इस जल्दी ही बहुत एक अच्छी डिटेल स्टोरी आपके पास लेके आएंगे और बताएंगे वो जो बिहार के अंदर सुपारी किलिंग या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किस तरीके से होती है। और ये जो बादशाह है, ये भी इसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए ये सारी चीजें शुरू की, गैंग से जुड़ा, और गैंग में जिस तरीके से सबसे आगे चल रहा है, समझिए उस गैंग में इसका औहदा कितना बड़ा है। एक ऐसा भैया जिस भैया के इशारे पर हर गैंग का मेंबर नाचने को तैयार रहता है। अब जिस तरीके से जो तौसीफ है, मैं आपको बताऊंगा उसकी कुंडली क्या है, लेकिन देखिए तौसीफ के आपने वीडियो देखा, वो पारस अस्पताल के आसपास रील बना रहा, कह रहा है कि शेर जब भूखे रहते हैं तो घास फूस नहीं खाते, शेर अपना खाना ही खाता है। तो तौसीफ जब 209 कमरे नंबर पे जाता है, उससे पता था कि कमरा अंदर से लॉक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे कोई उसके साथ नहीं होगा, और जिस अंदाज में जाता है, क्या आपको लगता है कि तौसीफ ये सारी चीजें खुद के बलबूते कर रहा है? क्या उसका खबरी उस अस्पताल के अंदर कहीं मौजूद तो नहीं है? क्या कोई ऐसा शख्स जो उस अस्पताल के अंदर रहकर तौसीफ को बार बार बारीक से बारीक डिटेल दे रहा था कि चंदन मिश्रा कब अकेले हैं, कब उसके फैमिली वाले आ रहे हैं, कब उसके फैमिली वाले नहीं आ रहे हैं? चंदन मिश्रा बवासीर का इलाज करवा रहा था अस्पताल के अंदर, इस बारे में भी तौसीफ को पूरी जानकारी थी और उसे पता था कि उस कमरे के आसपास कितने लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं। और इसलिए जो टाइमिंग जो चुना गया, सुबह सुबह का चुना गया, जब अस्पताल में भीड़ नहीं होती है, जब वो भागना चाहें तो रोड पर भी कोई ट्रैफिक ना मिले। और वो जो रोड है जो आप खाली खाली देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तौसीफ की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में हर चीज
बड़े आराम से होनी थी। उसे पता था कि ना बाहर कोई पुलिस वाले आएंगे, ना बाहर उसे कोई रोकने वाला होगा, ना टोकने वाला होगा। अपना काम करो, मारते वक्त वीडियो बनाओ और बाहर चले जाओ। और ये जो सारी जो चीजें हो रही हैं, सोचिए तौसीफ एक ऐसा लड़का जो उस इलाके को हर एक गली गली से वाकिफ है। उस इलाके में उसे जो मर्डर करना है तो उसे पता है कि मर्डर कर लूंगा, आसपास वाले में मेरा खौफ हो जाएगा। और उसी इलाके में पला बड़ा लड़का ऐसी चीजें बड़े आराम से कर सकता है। अब जो तौसीफ है, जो तौसीफ की हम कुंडली खंगारे तो हमें पता लगा कि तौसीफ नाम तो कुख्यात है और जिस तरीके से उस पर पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं, लेकिन तौसीफ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। दरअसल उसके पिता एक हार्डवेयर की दुकान में काम करते थे, जो उनकी माताजी हैं बतौर टीचर हैं, और खुद एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ा लिखा है। हम स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी भी कई सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक अच्छे स्कूल में, मतलब मैं छोटे मोटे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा, एक अच्छा कपड़ा पहनने वाला, एक ऐसा लड़का जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में अपना नाम चाहता है। अब अखबारों में नाम दो चीज़ों से आ सकती है कि आप पढ़ लिख के बहुत इसरो में साइंटिस्ट बन जाइए या बहुत अच्छे काम किया कीजिए, या कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि समाज में आपके नाम का डंका बजने लगे और डर लगने लगे हर किसी को। पुलिस हेडक्वार्टर, आप समझ रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर जहां से बिहार पुलिस की हर एक पोस्टिंग, बिहार पुलिस अच्छी तरीके से चलती है। 1,10,000 जो पर्सनल वाला जो बिहार पुलिस फोर्स है उसको चलाने की जिम्मेदारी बिहार पुलिस हेडक्वार्टर। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर एक तरीके से सोचिए बिहार पुलिस का दिमाग है। उस दिमाग के आसपास के इलाकों में अगर इस तरीके से क्राइम हो कि 5-5 लड़के बंदूक लहराते हुए आए और एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर गोली चला दें और किसी को भनक ना लगे, तो इस तरीके का जो खौफ है वो खाकी के अंदर, जब खाकी से जब लोगों को डर कम लगने लग जाए तब ऐसी चीजें होती हैं। अब मान लीजिए यही सारी चीजें यूपी में होती तो आप समझ चुके होते कि अब तक क्या क्या चीजें हो जाती। लेकिन दरअसल तो तौसीफ है ये, इसने तो अपना काम कर दिया है। जो अंदर खाने खबर है हमारे पास, शायद तौसीफ के पीछे पुलिस जो है बहुत जल्द पहुंच सकती है, शायद पहुंच भी चुकी होगी जब तक हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जो तौसीफ है, जो बिहार पुलिस को समझना है कि बिहार पुलिस को पास जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन लड़कों के पास इतने आराम से हथियार कहाँ से आ रहे हैं। यूपी से जो गैंगस्टरी और डॉन वाली जो चीज़ें थी वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, ना के बराबर हैं। अब यूपी में चीज़ें थमी हैं तो बिहार में एकाएक इस तरीके से विस्फोट हो रहा है। गैंगस्टर, डॉन और ये जो सारी चीज़ें कब हो रही हैं, जल्द ही बिहार में इलेक्शन आने वाला है। अब इलेक्शन आने से पहले ये सारी चीजें एक एक कर होना और पिछले 4 सालों से बिल्कुल शांत माहौल बना के रखना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं या जो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए, हर किसी पर दबाव बनाया जा रहा है और हर कोई चाहता है कि जो उनके गुंडे हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने लगें और चुनाव से पहले इस तरीके का काम कर और दिखाना अपने नेताजी लोगों को कि देखिए हम तो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, हम तो बिहार पुलिस के नाक के नीचे से गोली मार देते हैं, बिहार पुलिस पकड़ नहीं पाती है। इस तरीके की सोच होती है इन गैंगस्टर्स और गुंडों की। अब जो बेऊर जेल है, जब बेऊर जेल की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि चंदन मिश्रा जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर अगर जिंदा होता तो आज उस बेऊर जेल में चले जाता। बेऊर जेल केंद्रीय कारागार है, यहाँ पे सेंट्रल का पूरा बोलबाला चलता है। लेकिन अचानक से जब उसमें रेड मारी गई तो पता लगा कि उसमें 4 स्मार्टफोन तो पकड़े गए। ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं जो पकड़ी ना जाएं। अब जब बिहार के जो एंटी करप्शन वाले जो लोग थे वो छानबीन करते हैं तो उनके अधीक्षक को, पिछले 1 महीने पहले की बात है ये, उसे गिरफ्तार करते हैं और क्या क्या चीज़ें पता लगती है। हम डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाई रहे हैं। करीब 54,000 रुपए के सोना चांदी और जेवर, ये सब सारी चीज़ें मिली हैं। एक रजिस्टर मिला है जिसमें खर्च कहाँ कहाँ किया गया है इसके बारे में पूरी डिटेल है। एक स्कॉर्पियो मिली है, एक पेन ड्राइव है, फ़ोन है, ये उसके जेल के अंदर से मिली है। अब यहाँ पर जो अलग अलग जो चीज़ें आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा, कहीं 4 लाख की नकदी है, कहीं पर टैक्स इनवॉइस मिले हैं, कहीं पे गाड़ियों का पूरा लेखा जोखा मिला हुआ है और कई जगह तो 13 महंगी एसयूवी गाड़ी, एसयूवी मतलब छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं है, 20-20, 25-25 लाख से जो ऊपर की जो गाड़ियाँ होती हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, उसमें जो अंदर जो लेदर सीट्स होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। एक जेल अधीक्षक के पास अगर ये सारी चीज़ें मिले तो आप समझ रहे हैं उस जेल में अंदर क्या क्या चीजें होती होंगी। और इस जेल में ही चंदन मिश्रा बड़े ही आराम से रह रहा था। जब तक वो जेल की दुनिया में कैद था तब तक कोई इसका बिगाड़ नहीं पाया
और क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि अधीक्षक को जब चाहे पैसे उसे खिलाकर आराम से पेरोल ले लेता था। अब यहां पर अब जो अपराधी हैं वो समझ रहे हैं कि अगर हम जेल से बाहर गए तो हमें तो कोई मार देगा, जेल के अंदर अगर सेफ रहना है तो जेलर को खुश करके रखो, अगर नहीं रखोगे तो जेल के बाहर तो मार डालेंगे, जेल के अंदर भी हमें मरवा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बदौलत ये जो अधीक्षक जो वहां के जो बेऊर जेल के थे वो सोचे उन्होंने इस चीज को लेकर कितना मोटा मुनाफा कमा लिया कि उनकी जितनी सैलरी वो 7 पुश्तों में कमाते उससे ज्यादा की तो जायदाद वो अपने पास इकट्ठा कर चुके हैं। एक ऐसा जेल जिसमें वहां पे जाकर लोग कैदियों को अच्छी चीजें सिखानी थी, उनको संभालना था, संभालते संभालते बाबू तो कुबेर का खजाने के ऊपर ही कुंडली मारकर बैठ चुके थे। फिलहाल के लिए इन्हें जेल के अंदर तो भेजा जा चुका है और जो बिहार की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है और जो EOU है वो बहुत सारी चीजें और भी पता लगा रही हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा मकसद ये था कि जिस तरीके से बिहार पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए ये जो सारी चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को अपनी कमर कसनी पड़ेगी और जो अपराधी हैं इन अपराधियों को एक ऐसी सबक सिखाने की जरूरत है ताकि कोई भी दूसरा गुंडा, छुटभैया, गैंगस्टर अगर हथियार उठाने की जरूरत करे बिहार के अंदर तो थर थर कांपे, कि उन्हें पता हो कि बिहार पुलिस उनका क्या इलाज करेगी। जिस तरीके से अभी यूपी में हो रहा है कि अगर कोई रेपिस्ट है उसका एनकाउंटर हो जाता है, कोई छुटभैया गुंडा है, गैंगस्टर है, उससे पैर पर गोली मार दी जाती है। तो ये जो खौफ है, इस खौफ के बदौलत यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो ठीक होने लगी है। तो क्या ऐसी चीजें यूपी से लगते बिहार में नहीं हो सकती है? बिहार पुलिस को कुछ ऐसी चीजें कर कर दिखाना पड़ेगा ताकि बिहार की जनता और समझे कि बिहार पुलिस का बोलबाला है। उससे भी बड़ी बात कि गैंगस्टर गुंडे बिहार पुलिस से डरें और उन्हें जल्द से जल्द ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एकाएक बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो बिहार पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल जरूर उठा रही हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।